तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ फिजिक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें गिन चुन के मुझे लगता है इतने ही फॉर्मूले हैं, ये जो 2 पेज के फॉर्मूले यहाँ पे लिखा रखा है, और उस पर फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको देख सकते हो आप कि अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज रखा हुआ है, तो वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है Q इंटू E। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज भाग रहा है थीटा एंगल पर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाकर वो भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, मैग्नेटिक फील्ड b है और एंगल थीटा है, तो उस पर जो चार्ज का वैल्यू q है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मतलब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स जो लगेगा वो होगा q v क्रॉस b वेक्टर के फॉर्म में, या फिर q v b साइन थीटा, जहां पे थीटा v और b के बीच का एंगल है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है और उसमें चार्ज भाग रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों की वजह से फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स QV भी B क्रॉस B भी लगेगा। तो दोनों हमने वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, और ये जो टोटल फोर्स होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मोशन में अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप किसी चार्ज को फेंकते हो, तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा आपको, mv इज इक्वल टू QBR, ये ध्यान में रखना। mv मतलब उसका मोमेंटम हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्योंकि सर्कल में घूमेगा और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट स्पीड के साथ वो सर्कल में घूमेगा। अगर आपने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर फेंका है तो क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो एक रेवोल्यूशन का टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, और टाइम पीरियड का वैल्यू 2πm/cube हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल ले लोगे आप, और इसकी जो वेलोसिटी है आप देख सकते हो कि जस्ट ऊपर से ही आप देख लो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मोशन जो है, ये अपना सॉरी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से आप v का वैल्यू m यहाँ पे चला जाएगा, तो QBR/m आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, अच्छा देखो, अगर सपोज करो एक कंडक्टर जिसमें करंट है, अगर आपने ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर भी फोर्स लगता है। वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स दिया जाता है IL क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड ILB साइन थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे थीटा जो है वो L और B के बीच का एंगल है। L वेक्टर हम हमेशा जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उस डायरेक्शन में रहता है, मतलब I और L वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब थीटा जो है L और B के बीच का एंगल है, और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। समझ गए? तो ये आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स वाला कंडक्टर मिल जाएगा। अगर कंडक्टर आपका सर्कल में, या सर्कल ही नहीं बल्कि क्लोज लूप में हो, मतलब क्लोज कुछ भी हो सकता है, चाहे ऐसा हो चाहे आपका ऐसा हो, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आके खत्म हो जाए, चाहे ऐसा लूप हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, लूप का शेप मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर क्लोज लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे लूप को अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, टोटल फोर्स उस पर जीरो लगेगा। लेकिन ऐसे लूप पे टॉर्क जरूर लगता है, और यहाँ पे आपको नीचे टॉर्क का फॉर्मूला दिख जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। म्यू को बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू का फॉर्मूला होता है NIA, जहां पे N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और A उस लूप का एरिया है। म्यू का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से म्यू बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका मान लो, इसमें करंट का डायरेक्शन मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन आप इसको इस तरीके से करंट का डायरेक्शन दिखा सकते हो, ऐसे इस तरीके से, तो आपका म्यू इधर चला जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, म्यू ऊपर है, म्यू हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, एरिया के, मतलब जो आपका लूप होगा उस लूप के परपेंडिकुलर होगा आपका म्यू। और डायरेक्शन देखो, परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ और थंब म्यू का डायरेक्शन दे देगा, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से म्यू इस कॉइल के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आ रहा है और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो म्यू और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा है, जो म्यू बी साइन थीटा लिख रहे हो ना, उसमें थीटा जो है वो म्यू और बी के बीच का एंगल थीटा है। और म्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया।
जब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात होती है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में एक्चुअली ये इक्वेशन आता है, आपको ये इक्वेशन यूज करना है, जहाँ पे फाई होता है डिफ्लेक्शन, टोटल कितने एंगल से वो सुई घुमा है, एन जो है वो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ए जो है वो होगा एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई जो है वो आपका करंट है, और के जो है वो कांस्टेंट है आपका। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर सपोज करो मैग्नेट रखा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, या फिर कॉइल रखा हुआ है, ये वाला कॉइल रखा हुआ है मान लो, तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस म्यू डॉट बी। यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग का एंगल है वो 90 डिग्री है, और उसे कुछ एंगल से घुमा, मतलब 90 डिग्री से उसको घुमाया जा रहा है, फॉर्मूला आपका माइनस म्यू डॉट बी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, अगर u इज इक्वल टू, तो माइनस म्यू डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू बी कॉस थीटा। पर ये आप समझ जाओगे तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलते हैं कि इनिशियल एंगल 90 डिग्री है, मतलब आप कॉइल को 90 डिग्री से घुमा रहे हो। अगर मान लो इनिशियल एंगल फिक्स नहीं है, इनिशियल एंगल मान लो थीटा नॉट है, फाइनल एंगल आपका थीटा है, मतलब आपने कॉइल को थीटा नॉट से थीटा तक घुमाया है, तो इस बीच जो भी वर्क डन होगा वो म्यू बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा होगा, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा बेटर बोल सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि हम जो भी वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देता है। समझ गए? अगर सिर्फ वर्ड पोटेंशियल एनर्जी है तो माइनस म्यू नॉट भी आ जाएगा, तब ये फिक्स होगा कि इनिशियल एंगल 90 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सारी चीजें भी आप देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है आर डिस्टेंस पे, अगर आप इस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर दो पैरेलल करंट्स है, एक का करंट का वैल्यू I1 I2 है और उनके बीच में डिस्टेंस D है, तो इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D, जो D इनके बीच का डिस्टेंस है। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपेल करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। आर्क ऑफ वायर, अगर मान लो इस तरीके से कोई आर्क है वायर का, ये सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा वायर का याद रखना, उसमें अगर मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये जिस सर्कल का आर्क है उस सर्कल के सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसका वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा आ जाएगा। अगर आप एक कंप्लीट सर्कुलर लूप है आपके पास और आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, करंट आई है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। अगर ये सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, मतलब ये आपका एक्सिस है ये वाला, और ये एक्सिस से सेंटर से दूर z, इसके एक्सिस पे सेंटर से z डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni होता है, जहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। और टोरॉइड के अंदर का भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, लेकिन यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही होगा, लेकिन अब देखो ये लेंथ जो है वो सर्कुलर लेंथ है, तो लेंथ जो होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, n अपॉन 2 पाई आर, दैट्स इट। अच्छा, दो चीजें यहाँ पे, मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन आएगा, पर देख लो कि एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड होता है, और बायो-सावर्ट्स लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये एक छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये थियरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, सारा थियरी तो हो चुका है, इतना थियरी जो क्वेश्चंस के लिए जरूरी है वो मैंने सब बता दिया। शुरू करते हैं अपना खेल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास 20 ग्राम। तो हम यहाँ पे अब डेटा लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट वायर है, उसका मास यहाँ पे 20 ग्राम देके रखा हुआ है। 20 ग्राम का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻³ kg, और उसका लेंथ जो है वो 1 मीटर देके रखा हुआ है। 20 ग्राम एंड लेंथ 1 मीटर। इट इज टू बी लेविटेटेड यूजिंग लेविटेट मतलब उसको सस्पेंड कर देना, हवा में लटका देना। कैसे लटकाएंगे? It is to be levitated using a current of 1 ampere flowing through it and a perpendicular magnetic field B in a horizontal direction. What must be the magnetic
क्या लिखा हुआ है, व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, उसमें गड़बड़ किया हुआ है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, जिसकी वजह से उस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, देखो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। तो अब मान लो जैसे आपने इसके अंदर इसको अंदर ही अंदर यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो या प्लेन के बाहर निकाल दो, प्लेन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब ये डायग्राम इन्होंने भगवान जाने क्या बनाया हुआ, तो मैं डायग्राम देख नहीं रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है, परपेंडिकुलर, प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है। और इसमें आपने क्या किया है, एक कंडक्टर रख दिया कुछ इस तरीके से, इस कंडक्टर में मान लो आपका करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो या फिर आप इसको ऐसे कर दो, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में भेज देता हूं मैं करंट। तो ये करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में आपका एल वेक्टर होता है। तो अगर आप एल क्रॉस बी करोगे तो एल क्रॉस बी से आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। देखो एफ इज इक्वल टू जो होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स वो आई एल क्रॉस बी होता है। एल क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि देखो एल के डायरेक्शन में उंगलियां डालो, आपको थियरी इसका क्लियर होना चाहिए, मैंने थियरी पढ़ा रखा है, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है। और बी क्योंकि बाहर की ओर आ रहा है तो एल क्रॉस बी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बी बाहर की ओर आ रहा है। तो एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और नीचे इसका वेट काम कर रहा है, वेट mg काम कर रहा है ना, ये वेट mg जो है इसका नीचे काम करेगा। ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो भाई ये वहीं पे रुका हुआ रहेगा आपका, ये रॉड वहीं पे रुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम एफ एम इज इक्वल टू एम जी कर देते हैं। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे ये एफ एम का वैल्यू अगर लिखोगे तो आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री पे है, क्योंकि एल और बी के बीच में एंगल देखो, एल जो है वो प्लेन में है, ऐसे राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और बी सीधा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है। तो एल और बी के बीच में, ये बी है आपका बाहर की ओर, एल जो है इसी प्लेन में है, तो एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे 1 हो गया। तो आपका एफ एम का वैल्यू जो है वो सीधा सीधा आई एल बी हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एम और एम जी जो है वो आपका बैलेंस हो चुका है। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आई एल बी इज इक्वल टू एम जी लिख दो, और बी का वैल्यू आपका एम जी अपॉन आई एल आ जाएगा, वैल्यूज डाल दो, m का वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻3, g का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो आप 9.80 लोगे, अपॉन i जो है वो करंट का वैल्यू दिया होगा यार, हाँ करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर, तो करंट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आपका 1 मीटर देके रखा हुआ है, तो 20 इंटू 9.8, जस्ट अ सेकेंड, 20 into 9.8 will give you 20 multiplied by 9.8 will give you 196 multiplied by 10⁻³ टेस्ला, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.196 टेस्ला आ जाएगा, ये आपका वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A circular coil of conducting wire has 500 turns and area 1.26 into 10⁻⁴ meter square is enclosed by the coil. A current 100 microampere is passed through the coil. Calculate the magnetic moment of the coil. ये सिंपल है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो एक सर्कुलर कॉइल है और उसका नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दे रखा है 500, और इसका जो एरिया है वो 1.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो 100 माइक्रो एम्पियर से पास हो रहा है। अब माइक्रो का मतलब होता है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10⁻⁴ एम्पियर हो जाएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आपको कैलकुलेट करना है, और म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, बताया था NIA। तो n आपका 500 है, i का वैल्यू 10⁻⁴ है, और a का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.26 मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 5 करता हूँ तो 6.3 आ जाएगा,
दैट 6.3, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 10⁻⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर। म्यू का जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये म्यू आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An electron is moving with a speed of 3 into 10⁻⁷ meter per second in a magnetic field of 6 into 10⁻⁴ Tesla perpendicular to its path. अगर आप सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप किसी भी चार्ज को भेजते हो तो वो सर्कल में घूमने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे देख रखा हुआ है विद स्पीड 3 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ओके, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा रखा है वो है 6 into 10⁻⁴ टेस्ला, और वो परपेंडिकुलर है मतलब सर्कल में घूम रहा है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, तो रेडियस क्या होगा पाथ का, एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले हम जूल में निकाल लेंगे, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे वैल्यूज आपको देखे रखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, चार्ज क्या है, ये सारी चीजें। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले रेडियस निकालना है। तो हमें पता है कि भाई इक्वेशन हमने पहले दिखा था, एम बी इज इक्वल टू क्यू बी होता है, क्यू बी आर होता है, क्या होता है देख लेते हैं, इक्वेशन देख लो। यहाँ पे एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर होता है और टी इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी होता है। तो दिक्कत ये है कि हमको दिया क्या क्या है, आपको आर चाहिए, एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, बी यहाँ दिया है, ठीक निकल आएगा। एम बी इज इक्वल टू क्यू बी आर होगा, तो आर का वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तो बस आप सारे वैल्यूज डालो, उसके बाद निकाल लो। तो आर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, मास यहाँ पे देख रखा है, चार्ज का मास देखो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, तो ये 9.1 इंटू 10⁻31 आ जाएगा। वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7 होगा। यहाँ पे बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, उस बात का ध्यान रखना है। Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और B जो है वो T, देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी देख रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन में ही दिक्कत होगी, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक ये लॉग से, आई एम नॉट श्योर कि कैलकुलेट बिना लॉग के भी चल जाएगा कि नहीं, आप देख लो। बाकी मैं तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। 9.1 इंटू 3 divided by 1.6 divided by 6, that will give you 2.84 into, अब देखो 31 में से अगर 19 गया तो बचेगा 12, मतलब 10⁻12 ऊपर बच जाएगा और प्लस वहां पे -12 मतलब 0.1, इसका मतलब 10⁻1 आ जाएगा यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका 0.284 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर थोड़ा अलग देके रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा ऐसे। चलो ठीक है, यही है आपका सही। आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ, राइट, रेडियस पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पहले आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लो। यहाँ पे क्या था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2πm अपॉन क्यू बी। तो यहीं पे मैं आपको लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताओ, क्यू बी अपॉन 2πm। तो यही फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू क्यू बी एम अपॉन 2π, राइट, क्यू बी अपॉन 2πm, क्यू बी अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी विल बी क्यू बी अपॉन 2πm। बस वैल्यूज डालना है। क्यू का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻19, और B का वैल्यू 6 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास आपका फिर से 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी मिल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 divided by 3.14 divided by 9.1, तो ये हो जाएगा आपका 0.1679 यहाँ पे आपका आ रहा है। और इनटू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -19 -4 और +31 हमको करना होगा, एंड दैट विल गिव यू, sorry, +31 will give you 10⁻8, 10⁻8।
ये हर्ट्स में आ जाएगा आंसर। अब इसमें से 2 निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16.79 इंटू 10⁶ हर्ट्स होगा। 10⁶ जो होता है वो मेगा होता है। 10⁶ हर्ट्स मतलब ये हो जाएगा आपका मेगा हर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम 97 लिखा है, पर कैलकुलेशन से तो भाई हमको 79 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा जो आपका कैलकुलेशन में आया हुआ है। इसी को सही मान के चलें। अब आखिरी बार हम लोग को निकालना क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, हाफ mv² होगा। सिंपल है। तो पहले तो आप हाफ mv² निकाल लो, और हाफ मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, और v तो दिया हुआ ही है, तो 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा। So that will be equal to half multiplied by 9.1 multiplied by 10⁻31 multiplied by 9 multiplied by 10⁻40. तो 9.1 multiplied by 9 or divided by 2, that will give you 40.95 into 10⁻, अब यहाँ पे -31 है और +14 है, so that will give you -17, 10⁻⁻17 जूल। ये फिलहाल काइनेटिक एनर्जी आपका जूल में आया है। अगर आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, फिर हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको सिंपली क्या करना है, देखो कि ये 1.6 इंटू 10⁻, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। तो इसका मतलब एक जूल जो होगा वो 1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। इन शॉर्ट आप याद रखो कि अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच जाओगे। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर लोगे तो 40.95 डिवाइडेड बाय 1.6 विल गिव यू 25.59 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक पीछे ले लो इसको, तो ये 2.55 इंटू 10⁻56 कर लो, 2.56 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। एक डेसिमल पीछे चले गए हम लोग, पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, अब देखो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इसको आप 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप 2.56, क्योंकि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, तो उसको आप सीधा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। An alpha particle, the nucleus of helium atom with charge +2e, is accelerated and moves in a vacuum tube with kinetic energy 10 mega electron volt. On applying a transverse uniform magnetic field of 1.851 Tesla, it follows a circular trajectory of radius 24.60 centimeter. Obtain the mass of the alpha particle. Charge on the electron is equal to 1.6 into 10⁻19 coulomb. अब देखो इसके पास जो चार्ज है Q का वैल्यू, वो Q का वैल्यू अल्फा पार्टिकल का वो +2e है। +2e जो E है वो E आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, यही आपका E है, ध्यान देना। तो अल्फा पार्टिकल जो है, पहले तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है ये देके रखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी देके रखा हुआ है, दैट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा, और उसके पास इतना, अगर सपोज करो ये इतना उसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पीड होगा, और उस स्पीड के साथ वो उसको हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है 1.851 टेस्ला निकला, और उसमें वो सर्कुलर पाथ घूम रहा है, जिसका रेडियस आपको देके रखा हुआ है 24.6 सेंटीमीटर, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 24.6 इंटू 10⁻² मीटर। इतने रेडियस के सर्कल में वो घूम रहा है। ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, हमें उसका मास ढूंढना है अल्फा पार्टिकल का। तो पहली बात तो ये कि हमें दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी उसका, और काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 10 इंटू 10⁻6, मेगा मतलब 10⁻6 होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, तो 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से हम लोग ने डिवाइड किया था, लेकिन अगर सपोज करो इसको हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को इसे कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, तो आपको फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो
तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको सिंपली आप क्या करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ पे ये जूल में मिल जाएगा। तो जूल में वैल्यू आ गया और दैट इज इक्वल टू 1.6। अब देखो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू E का वैल्यू 1.62 दिया हुआ है, तो आप भी 1.62, क्योंकि ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है 10⁻⁹ है, वो एक्चुअली में E ही है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 1.62 यूज करेंगे इंटू 10⁻⁹, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, -12 जूल। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई जूल में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सर्कुलर पाथ में अगर वो घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में हमको इसका वैसे मास चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप यूज करो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², दैट इज इक्वल टू 1.62 इंटू 10। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको मैं साइड में बता दे रहा हूँ, ये हम याद रखना, p²/2m। p²/2m जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म्स में फॉर्मूला होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे p²/2m ही यूज कर दूं। उसका रीजन है यूज करने का, मैं आपको बाद में बताता हूँ। p²/2m यहाँ पे यूज कर दिया, 1.62 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब mv इज इक्वल टू qbr होता है, ये हम जानते हैं, और mv एक्चुअली में ये हमारा मोशन, साइक्लोट्रॉन का मोशन। तो mv या फिर कोई भी अगर मान लो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका ये फॉर्मूला है mv इज इक्वल टू qbr, और mv की जगह पे हम p लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू qbr हो सकता है। r यहाँ पे कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल ही यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका कैपिटल R और कैपिटल R, ठीक है। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दोगे, तो Q दिया है, B दिया हुआ है, आपको R दिया हुआ है, और आपको यहाँ से M पता चल जाएगा। सो पुट, इसलिए मैंने इसको P के टर्म्स में यहाँ पे डिनोट किया, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो p² है, इसका मतलब q² b² r² हो गया, p² अपॉन 2m इज इक्वल टू 1.62 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, m का वैल्यू क्या हो जाएगा? m का वैल्यू आपका हो जाएगा, आप सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है, q² b² r² अपॉन 2 टाइम्स 1.62 इंटू 10⁻⁻12। चलो, q का वैल्यू 2e होता है यहाँ से, तो 2e का स्क्वायर हो जाएगा 4e², b² r² अपॉन 2 इंटू 1.62 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको आप ये 2 1 से 2 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2e² मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और इनफैक्ट यू कैन राइट इट एज 1.62, क्योंकि 1.62 हमको देके रखा हुआ है, इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और b² में आ जाएगा आपका 1.851 का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया, और r² में आपका आ जाएगा 24, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 24.6 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर अपॉन 1.62 इंटू 10⁻12। ओके, तो ये देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपका देखो एक 1.62 तो यहाँ से हट जाएगा, है ना। और एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ना इसको काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिखा था यहाँ पे 1.62 इंटू 10⁻12 ना, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो 1.62 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻7। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? या फिर आप एक काम करो, इसको यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये 10⁻12 जो है, इसको मैं देखो क्या लिख दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 10⁻19 इंटू 10⁻7। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, वैल्यूज डाल दिया, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, 10⁻19 और 7 तो 10⁻12 ही रहेगा, और पहले भी 10⁻12 ही था, देखो यहाँ पे। और इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया ताकि ये वाला और इसका एक पूरा पार्ट कट जाए, इसका एक पार्ट यहाँ से कट जाए, सिर्फ एक ही बचे, नीचे वाला गया, और 10⁻7 जो है ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा। तो फाइनली अगर इसका मास का आपको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा देखो। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, और क्या,
तो बड़ा खतरनाक मल्टीप्लिकेशन है। 2 into 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 1.851 मल्टीप्लाइड बाय 1.851 और उसके बाद फिर से मल्टीप्लाइड बाय 24.6 एंड दैट विल गिव यू 273.08 और उसके बाद फिर एक सेकेंड नहीं, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 24.6 एक बार और करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 6717.8 6717.8 मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो पावर्स का ध्यान रखना होगा। 10⁻⁻19 यहाँ पे बचा हुआ, तो यहाँ पे आपका 7 भी जाके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻28 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और उसमें से 4 आप और क्या करो, ऐड कर दो, तो -26 और उसके बाद फिर 4 आप ऐड कर दोगे, और तो -19 -7 और -4, तो ये आपका -30 आ गया, 10⁻30। ठीक है, अगर 3 पीछे लेके जाते हो तो 6.7178 इंटू 10⁻27 हो जाएगा, या फिर 6.718 कर दो आप इसको इंटू 10⁻27 kg। तो अब देखो बच्चों, कैलकुलेशन तो भाई यही आ रहा है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने 6.643 लिखा हुआ है, हो सकता है लॉग से किया हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन तो थोड़ा देख लेना। बाकी मैंने तरीका बता दिया, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस हो सकता है लॉग की वजह से आ रहा हो, पर यही इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ज्यादा कुछ खास नहीं था उसमें, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत काफी इसमें डाल दिया गया है, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोटॉन एक्सेलरेशन, फॉर अ प्रोटॉन एक्सेलरेशन अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच मैग्नेटिक फील्ड देके रखा हुआ है उसका 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला बोलते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 Ds। अब देखो यहाँ पे कैसा होता है कि 2 D होता है इस तरीके से, इनके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार हम उसको रिवर्स करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने का टाइम पीरियड चाहिए। तो आप देखोगे कि जो चार्ज भागने का पूरा टाइम पीरियड है, चार्ज जब भागता है आपका, मानो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक पूरा चक्कर लगाएगा, उसको हम टाइम पीरियड टी बोलते हैं। तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, तो एक बार यहाँ पे रिवर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वापस जब वो आधा चक्कर वापस कंप्लीट करता है, तो दोबारा वापस से रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब एक पूरा चक्कर काटने में जो भी टाइम पीरियड लग रहा है, उसको हम साइक्लोट्रॉन का मान लेते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके आधे टाइम ही उसके आधे टाइम में ही रिवर्स हो जाता है, क्योंकि देखो रिवर्स आधे सर्कल कंप्लीट करने में ही रिवर्स का टाइम आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने का। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रिवर्स होता है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रिवर्स होता है, तो पूरे एक चक्कर में 2 बार रिवर्स होता है, तो एक बार रिवर्स करने का जो टाइम है उसका आधा हो जाएगा। तो हम टी डैश ले लेते हैं, टी डैश विल बी इक्वल टू T/2। टी डैश क्या है, टाइम टू रिवर्स ई, इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स करने का टाइम है, और टी आपका साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड है, ये आप जानते हो, फिर फॉर्मूला इसका तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, T इज इक्वल टू T/2 अगर आप लिख रहे हो, T डैश इज इक्वल टू, तो T डैश हमको ढूंढना है, T का वैल्यू जो होता है वो 2πm/qb होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका T डैश का वैल्यू जो है वो πm/qb आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो m जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये आप ध्यान में रखना। नहीं दिया है तो वैसे देना चाहिए था, पर खैर नहीं दिया है यहाँ पे। और चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है, E दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो चार्ज और मास आ गया। बाकी तो ठीक है, बी दे के रखा हुआ है, तो आपको टी डैश का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, एंड टी डैश इज इक्वल टू पाई दैट इज इक्वल टू 3.14, m का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27, और q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, और b का वैल्यू 1.4। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपको टी डैश का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसको, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 divided by 1.6 divided by 1.4, that will give you 2.340 into
10⁻27 और 19 है, तो 27 में से अगर मान लो 19 जाता है देन इट विल गेट 10⁻8, सो 10⁻8 सेकेंड टी डैश इसका टाइम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करने का। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, इन अ साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन्स आर टू बी एक्सेलरेटेड, रेडियस ऑफ डी 60 सेंटीमीटर, आपको रेडियस देकर रखा हुआ है 60 इंटू 10⁻2 मीटर, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसका देके रखा हुआ है दैट इज 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, सो इट विल बी 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज और इट इज 10⁻7 हर्ट्ज। ठीक है, और क्या बोला है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दस एक्सेलरेटेड, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ढूंढना है हमको। वैसे मास तो देके रखा हुआ है तो हमको v चाहिए, बस वेलोसिटी चाहिए। प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, यहाँ पे m दिया हुआ है, उसका चार्ज q देके रखा हुआ है और ये कन्वर्जन फैक्टर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो क्योंकि आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेना इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है MeV में, अगर इन MeV नहीं लिखा हुआ है तो आप जूल में आंसर छोड़ सकते हो। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², m तो पता ही है हम लोग को, तो हमको v ढूंढना होगा। v कैसे ढूंढोगे, तो आप इक्वेशन यूज करो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले ओमेगा ढूंढ लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है, तो 2 पाई n का वैल्यू यहाँ पे 10⁻7 है, तो ये आपका रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो r का वैल्यू या कैपिटल R लिख देते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 60 इंटू 10⁻2 और यहाँ पे 2 पाई इंटू 10⁻7 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा 6 2 12, 120 पाई, 120 पाई और 10⁻5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, और 12 पाई इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो ये v आ गया। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ mv² हो जाएगा, हाफ mv², हाफ इंटू मास दिया हुआ है यहाँ पे प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 और v² में ये आपका इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो 12 पाई इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, so that will be 1/2 into 1.67 multiplied by 10⁻27 multiplied by 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻12 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है आपको, तो ये आपका 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻27 छोड़ो 144 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और क्या, बस डिवाइडेड बाय 12 divided by 2 and this will give you 1185.5 into, अब यहाँ पे 27 है और 12 है, तो -27 plus 12 will give you -15, तो 10⁻15 जूल। काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गया। तो आपको पता है इसको अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना होगा, 1185.5 इंटू 10⁻15, इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहुंचते ही तो ये हो गया आपका 85.5 और डिवाइडेड बाय अगर हम 1.6 करते हैं तो ये 740.93 दे देगा आपको। 740.93 विल गिव यू इनटू यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आप 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर लो तो 7.4409 को मैं 41 लिख देता हूँ, 40941 लिख देता हूँ इनटू 10⁻, अब 2 डेसिमल आपने पीछे शिफ्ट किया तो 10⁻6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻6 मेगा होता है तो आप इसको 7.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़े। A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns and dimensions 5 cm into 3 cm। तो coil में number of turns आपको यहाँ पे दिया हुआ है 50 है और उसका जो एरिया है वो 5 into 3 cm square है, that is equal to 15 cm square।
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁴ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। एरिया दिया हुआ है। द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको टेस्ला भी बोल सकते हैं। तो टॉर्शनल कांस्टेंट जो K होता है आपका, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 1.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। अब देखो यहाँ पे डिग्री देके रखा हुआ है, तो आपका एंगल भी डिग्री में होना चाहिए। ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। तो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो आपको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, डिग्री आपका दोनों देके रखा हुआ है। आपको ढूंढने क्या बोला, ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड, करंट ढूंढना है। तो इक्वेशन याद करो, एंगल जो होगा डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन को हमने एंगल फाई लेके रखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हम फाई ही लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या था याद करो, हमने यहाँ पे थियरी में लिख रखा था, देखो यहाँ पे लास्ट में फाई इज इक्वल टू NABI अपॉन K, NABI अपॉन K, फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू I। बस इसको सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे अरे कहाँ लिख दे रहा मैं, सॉरी किसी और क्वेश्चन में पहुंच गया मैं। NABI अपॉन K, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू NABI अपॉन K, बस वैल्यूज डालना है आपको। n का वैल्यू 50, एरिया 15 × 10⁻⁴, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.05, करंट हमको ढूंढना है, अपॉन K का वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹। इस पहले वाली इस पूरे और फाई का वैल्यू भी देकर रखा है ना 30, तो ये 0 हो जाएगा कैंसल, और ये 1.5 यहाँ पे जाने पर हो जाएगा 4.5, राइट। या आप एक काम करो, ठीक है, 4.5 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 15 5 से 75, 15 5 से 75 मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप 5 कर दो, 10⁻² इसको दे दे, तो 10⁻⁶ हो जाएगा, इनटू यहाँ पे I आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो I का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो 4.5, 10⁻⁹, 10⁻�6 कट जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, डिवाइडेड बाय 75 × 5, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, 4.5 4.5 divided by 75 divided by 5 will give you 0.012 multiplied by 10⁻⁻3। तो आप 2 डेसिमल आगे लेके आ जाओ तो आपको I का वैल्यू मिल जाएगा 1.2, क्योंकि आप 2 डेसिमल आगे आ गए हो तो 2 माइनस में पावर बढ़ जाएगा, 1.2 × 10⁻⁵ एम्पियर आ गया आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Calculate the value of magnetic field at a distance 2 cm from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere। तो एक वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आई जा रहा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, μ0I अपॉन 2πd होता है। μ0 का वैल्यू जो होता है वो 4π × 10⁻⁷ होता है, वेबर पर एम्पियर मीटर। अच्छा, देके रखा हुआ है यहाँ पे, और करंट का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 5 एम्पियर, डिस्टेंस ये r देके रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर। बस आपको वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करके निकालना है। 4π × 10⁻⁷ हो जाएगा, इंटू I का वैल्यू 5 होगा, डिवाइडेड बाय 2π × d का वैल्यू, अच्छा ये d है, यहाँ पे मैंने r लिख रखा है, 2π r होगा, ये d लिखो r लिखो, सब समझ चलता है, 2 × 10⁻² हो जाएगा। तो ये 1 ये 2 ये 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसल, 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। That's it. अगला क्वेश्चन, a very long straight wire carries a current 5.2 एम्पियर। वेरी लॉन्ग, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपका करंट का वैल्यू 5.2 एम्पियर दिया हुआ है। What is the magnitude of magnetic field at a distance 3.1 सेंटीमीटर, इस बार डिस्टेंस 3.1 सेंटीमीटर है, 3.1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। फ्रॉम द वायर, μ0 का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है, फॉर्मूला आपका सिंपल है कि B इज इक्वल टू μ0I अपॉन, और B ही ढूंढना है इस बार, पिछले बार B ढूंढना था ना, हाँ B ढूंढना था, μ0I अपॉन 2πr, μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय I का वैल्यू यहाँ पे 5.2 है,
अपॉन 2 पाई इंटू 3.1 इंटू 10⁻²। so ये 1 है, ये 2 है, और ये आपका वैल्यू 5.2 इंटू 4, 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.1, that will give 3.35, 3.355 into 10⁻5 टेस्ला। That's it. अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट a distance of 2.4 cm from a long straight wire is 16 microtesla। अच्छा सेम क्वेश्चन है बस इस पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देके रखा हुआ है। एंड व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, इस बार करंट पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपके पास, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस बार 16 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, माइक्रो टेस्ला 10⁻6 टेस्ला होगा। डिस्टेंस आर का वैल्यू इस बार दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर हो जाएगा। फॉर्मूला वही होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और I का वैल्यू यहां से आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, चलो तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻6 इंटू 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻², और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, दैट विल बी योर आंसर। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 विल गिव यू 19.2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 19.2, यही लिख दो चलेगा, 19.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब देखो -6 और -2 -8 हो जाएगा, उसमें से 7 चला गया तो -1 बचेगा, तो ये 19.2 इंटू 10⁻1 एम्पियर आ जाएगा, और सिंपली 1.92 एम्पियर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल wires having separation 1.35 cm. If the force per unit length on each of the wires is 4.76 into 10⁻² Newton, what must be I? देखो दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं यहाँ पे, दोनों में सेम करंट है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, अच्छा ये करंट का वैल्यू दिया नहीं है क्या, व्हाट मस्ट बी I इज इक्वल टू I, और इस I का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको d देके रखा हुआ है 1.35 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻² मीटर, और इनके बीच का फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला वैल्यू देके रखा हुआ है 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। यूनिट न्यूटन पर मीटर आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का न्यूटन नहीं आएगा, ऐसे डिवाइड भी कर रहे हो ना। ठीक है, ढूंढ लो, इसका फॉर्मूला है भाई सीधा सीधा, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब क्योंकि I1 I2 दोनों सेम है, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर हो जाएगा और 2 पाई डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यूज डालोगे तो F अपॉन एल का वैल्यू 4.76 इंटू 10⁻² हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7, और करंट आई स्क्वायर हम लोग को ढूंढना है अपॉन 2 पाई, और डी का वैल्यू जो है 1.35 इंटू 10⁻² है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4.76 मल्टीप्लाइड बाय 1.35, यहाँ लेके चला गया 10⁻², 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻7 आ गया। इसको सॉल्व करो फटाफट, तो 4.76 यार एक सेकेंड ना, 4.76 multiplied by 1.35 और divided by 2 will give you 3.213 into 10⁻, यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 3213, ये आई स्क्वायर आ गया। आई चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, 3213 का स्क्वायर रूट आप लॉग से निकाल सकते हो, 3213 will give 56.68, so 56.68 एम्पियर इज योर आंसर। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, two wires shown in the figure are connected in a series circuit and the same amount of current of 10 ampere, एक सेकेंड,
करंट ऑफ 10 एम्पियर। यहाँ पे दो वायर्स देके रखा हुआ है, एक थोड़ा सा बॉक्स टाइप यहाँ पे वायर बना के रखा हुआ है और एक स्ट्रेट वायर है। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप याद रखना ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। दोनों के बीच का, वायर के बीच का फोर्स रिपल्सिव होगा, ये पहले से पता है। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव होता है। फोर्स रिपल्सिव होगा, इतना तो क्लियर है। अब इनके बीच में दोनों का जो करंट है वो 10 एम्पियर है, तो करंट यहाँ पे आपका 10 एम्पियर देके रखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहीं से। करंट आपका 10 एम्पियर है, passes through both but in opposite direction. Separation between the two wires is 8 mm. The length AB is 22 सेंटीमीटर। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन, ये D का वैल्यू है, और ये D का वैल्यू जो है वो 8 mm है। 8 mm है, 8 mm, 8 mm, that is equal to 8 into 10⁻³ मीटर। S is 22 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है S, वो आपका 22 सेंटीमीटर है। 22 into 10⁻² मीटर हो जाएगा। Obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to the current in wire 2 on section AB of the wire. AB पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये ढूंढना है ना। Obtain the direction and magnitude of magnetic field, अच्छा AB पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ढूंढना है आपको। Also obtain the magnitude and direction of force, और आपको फोर्स का वैल्यू भी यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्टेन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2। वायर 2 में जो करंट है, तो राइट हैंड थंब रूल से तो पहले से पता चल जाएगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर घुस रहा है। मैं यहाँ पे बना दूं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं पहले बता देता हूँ, इनसाइड, परपेंडिकुलर इनसाइड, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल वायर 2 का अंदर लेके जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर जाएगा। तो ये तो इनसाइड आ गया, आपको डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब बी का मैग्नीट्यूड भी ढूंढना है। मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए आप क्या, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ढूंढना है। तो आप क्या करो, पहले तो मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए क्या करोगे, आप यूज करोगे मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर से डी डिस्टेंस पर ए बी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो आप क्या करोगे बताओ, आप फॉर्मूला यूज कर लो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, बी इज इक्वल टू μ0I/2πd, तो मिल जाएगा इससे। म्यू0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई का वैल्यू जो है वो दे के रखा है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, अपॉन 2 पाई, और डी जो है इनके बीच का गैप डिस्टेंस दैट इज 8 इंटू 10⁻³ है। तो बस हो गया, यहाँ पे ये 2 1 2 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8 will give you 2.5 और इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और ये इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन आपका इनवर्ट आ गया। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर 1। वायर 1 पे फोर्स, पहली बात तो ये कि रिपल्सिव लगेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला यूज कर लो, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फोर्स पर यूनिट लेंथ में आप देखो कि फोर्स अपॉन यहाँ पे लेंथ जो है वो AB का लेंथ, और ये लेंथ S दोनों सेम है ना, AB का लेंथ S है, तो फोर्स अपॉन लेंथ S हो जाएगा। μ0 I1 I2 दोनों सेम है, तो मैं I² लिख दूंगा यहाँ पे 2 पाई इंटू डी। तो यहाँ से आपको F का वैल्यू मिल जाएगा μ0 I² अपॉन 2 पाई डी इंटू S। μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I² मतलब 10 का स्क्वायर, और S का वैल्यू यहाँ पे 8 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है, और 2 पाई इंटू डी का वैल्यू, अरे सॉरी S का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है, सॉरी S का वैल्यू यहाँ पे 22 इंटू 10⁻² है, 22 इंटू 10⁻² है, और D का वैल्यू जो है वो 8 इंटू 10⁻³ है। तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 1 और ये 2 4, तो ये 2 11 और ये 2 2। तो बचा ज्यादा कुछ खास नहीं, यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 2 बचा हुआ है, और 11 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो 5.5 होता है। तो 5.5, अब यहाँ पे पावर्स देखने खाली, यहाँ पे ये 2 और 2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, तो इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा न्यूटन। ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius
current carrying loop of radius r, that is equal to 12.3 centimeter, that is equal to 12.3 multiplied by 10 raised to minus 2 मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख रखा हुआ है सेंटर पे, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड 6.4 into 10 raised to minus 6 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, म्यू का वैल्यू क्या होगा? म्यू का फॉर्मूला होता है NIA, क्या होता है NIA। यहाँ पे क्योंकि एक ही टर्न है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू सीधा I इंटू ए होगा। अब हमको I चाहिए और a का वैल्यू जो यहाँ पे वो पाई आर स्क्वायर है, तो r तो हमारे पास है ही, लेकिन अब करंट कैसे आएगा? तो करंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से। तो पहले तुम करंट निकाल लो, तो B इज इक्वल टू होगा यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये फॉर्मूला है आपका म्यू नॉट I अपॉन 2r। इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर पे। तो यहाँ से आपको I मिल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। यहाँ से आपको I मिल जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 2br अपॉन म्यू नॉट। इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, म्यू इज इक्वल टू I इंटू ए, तो 2br अपॉन म्यू नॉट इंटू ए हो जाएगा। अब ए आपको पता है क्या है, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, एंड दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, तो सिंपली इट विल बी 2b पाई आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। बस वैल्यूज डाल दो यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 10 raised to minus 6, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 3.14, आर क्यूब मतलब 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to minus 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10 raised to minus 7। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, पाई ऐसे रहने दो, ये जो 3.14 डाला है ना हम लोगों ने, इसको आप पाई ही रहने दो, ताकि ये पाई और ये पाई हो गया कैंसल, और ये 2 1s और ये 2 2s और ये 2 1s और ये 2 3s 0.3.2 आ जाएगा। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 12.3, ये तो ऊपर का आ गया। ये आ रहा है आपका 484.12 न्यू का वैल्यू। यहाँ पे 5.954 दिया हुआ है, तो क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2, अच्छा इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, नहीं, एक सेकेंड गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 12.3, अच्छा हाँ सॉरी क्यूब है, सॉरी क्यूब है ना, मैंने स्क्वायर ले लिया, और डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू, ये तो और अजीब आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, कि कैलकुलेशन एरर था आपका। इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5954.7, तो मैं 5955 तक छोड़ देता हूँ उसको, इंटू 10 का पावर देखो क्या होगा, ये -6 होगा, -6 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये -5 होगा। अब डेसिमल 3 पीछे शिफ्ट कर दोगे तो 5.955, ये 10 सॉरी +5 आएगा, क्योंकि 7 ऊपर जाएगा ना, एक सेकेंड देखो यार, -5 ही आ रहा है, तो अगर इसका डेसिमल पीछे आप शिफ्ट करोगे, अच्छा 3 पीछे शिफ्ट कर दोगे तो 3 पावर जो है पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पावर इसके 3 को खत्म कर देगा, तो 10⁻² बचेगा। हाँ, ये आंसर आपका फाइनल। कैलकुलेशन देख लेना ध्यान से, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे आंसर में गड़बड़ हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर। सेम क्वेश्चन सर्कुलर लूप का ही है, तो यहाँ पे आपको रेडियस देके रखा हुआ है 9.7 सेंटीमीटर, and that is equal to 9.7 into 10⁻² मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर, और इसके अंदर जो करंट है वो 2.3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2.3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, 2.3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो पहले तो भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, उसको मैं B0 लिख देता हूँ, और उसके बाद बोला है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस।
तो इसको मैं बी ए लिख देता हूँ, एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर वाला तो आप पता है, फटाफट आप निकाल लोगे, तो इसका ए का तो आंसर सीधा आपको पता ही है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई का वैल्यू 2.3 अपॉन 2 पाई आर होता है, सॉरी 2 पाई आर का वैल्यू इसका रेडियस दैट इज 9.7 इंटू 10⁻⁻²। तो आपको यहाँ से बी का वैल्यू, बी ओ का वैल्यू मिल जाएगा, और मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कैलकुलेशन पे 2.3 इंटू 2 divided by 9.7 divided by 9.7 that will give you 0.47 0.47 0.47 यार 0.47, यहाँ पे तो आंसर कुछ और ही दिख रहा है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ है? 2 पाई नहीं आता है इसके अंदर, फॉर्मूला हम गलत यूज कर रहे हैं, 2r आता है सीधा, सॉरी देख रहे हो गड़बड़ हो रहा है, 2r आएगा यहाँ पे, 2r आएगा। r का वैल्यू कितना है 9.7 इंटू 10⁻²। अब देखते हैं, अब आंसर आ जाना चाहिए। तो भाई ये है आपका 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.7। यार नहीं, ये तो फिर और गड़बड़ है, यहाँ पे तो पाई हट गया ना, तो ये 2 1 और 2 2 आएगा, तो यहाँ पे तो अब पाई के साथ करना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 9.7। अब हुई ना बात, ये तो ये यहाँ पे 1.489 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से, मिस्टेक भाई हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। 1.489 तो यहाँ पे आ गया। अब 10 का पावर आप देखोगे तो 7 - 2 हो जाएगा, 10 का पावर -5 टेस्ला। तो भैया सेंटर का तो आ गया, कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, हमको फॉर्मूला तो पता ही था, फॉर्मूला भी याद नहीं था, उसमें पाई गलती से लिख दिया था। अब बी वाले हिस्से में चलते हैं, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस में ये रेडियस है और ये एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस पे z डिस्टेंस पे वो बात कर रहा है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, पर इसने आप ध्यान से देखो z और r दोनों का वैल्यू सेम दे रखा है, 9.7 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस। तो z और r दोनों का वैल्यू 9.7 इंटू 10⁻² मीटर आप ले सकते हो, दैट इज 9.7 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या है एक्सिस का? एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्टिंग में मैं फॉर्मूले पे जा रहा हूँ, एग्जैक्टली क्लियर मुझे भी याद नहीं है, ये देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, याद रहेगा ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। अब एक काम करो, z की जगह पे r डाल दो, ताकि हमारे पास एक ही चीज रहेगा डालने के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही रहेगा, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो बी ए का वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू 3/2, 2 रेज टू 3/2 हो जाएगा ना, और आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर और 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब आ जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 रेज टू 3/2 प्लस 1 करोगे तो 2 रेज टू 5/2 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई, तो आर स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा, और यहाँ पे 2 रेज टू 5/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय आर हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई का वैल्यू 2.3 अपॉन 2 रेज टू 5/2 को आपको देखना पड़ेगा, ये लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। अब 5/2 जो होता है मुझे पता है 2.5 होता है, इसका मतलब वो 2 रेज टू 2.5 की बात कर रहा है। तो 2 रेज टू 2.5 आपको लॉग से सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2 रेज टू 2.5 will give you 5.657, 5 approximately 657, 5.657 ना, 657, 657 इंटू आर का वैल्यू 9.7 इंटू 10⁻²। बस कर लो, सॉल्व हो गया, आंसर आपका आ जाएगा। तो
4 multiplied by 3.14 multiplied by 2.3 divided by 5.657 divided by 9.7, तो ये आपका आ रहा है 0.5264 इंटू 10⁻⁻5, और अगर मैं एक डेसिमल आगे बढ़ाता हूँ 5.264 तो इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। तो ये एक्सिस वाला आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया 5.264 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8.0 centimeter. If a current of 0.4 ampere passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil? Again वो center of the coil का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी है आपके पास, इसके पहले नंबर ऑफ टर्न्स नहीं था। नंबर ऑफ टर्न्स है और रेडियस आपको देके रखा हुआ है 8.0 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट जो यहाँ से पास हो रहा है 0.4 एम्पियर पास हो रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? मान लो कॉइल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो फॉर्मूला तो आप सेम यूज करोगे, लेकिन इस बार क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है तो याद रखना अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा रहा तो आप मैग्नेटिक फील्ड में उतने टाइम्स आप n से मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूला में। तो इस हिसाब से फॉर्मूला इस बार क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो फॉर्मूला पहले से ही था, मल्टीप्लाइड बाय n आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट का वैल्यू यहाँ पे 0.4 है, नंबर ऑफ टर्न्स आपका 100 देके रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर का वैल्यू 8 इंटू 10⁻2 है। बस n से मल्टीप्लाई करना था, बाकी कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ आप देखोगे तो 2 1 से 2 हो जाएगा और 2 2 से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 से 8 हो जाएगा, ये 4 1 से, और यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। 0.1 तो हो ही गया है, और चलिए सब खत्म हो गया क्या, यहाँ पाई बचा हुआ है, पाई बचा मतलब 3.142 बचा हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0.1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻2 और अपॉन 10⁻2, तो ये 6 10⁻4 आ जाएगा। तो 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 टेस्ला आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। Consider a closely wound 1000 turn coil having radius 1 meter. If a current of 10 ampere passes through the coil, what will be the magnitude of the magnetic field at the center? Same question है, बस values अलग अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपका 1000 है, रेडियस आपका 1 मीटर देके रखा हुआ है, करंट यहाँ पे जो पास हो रहा है उस कॉइल में 10 एम्पियर का, और उसके बाद फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है सेंटर में। तो भाई सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इस बार एक से ज्यादा है तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय करंट 10 एम्पियर का नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, और यहाँ पे आप देख सकते हो पाई इंटू 2 जो होगा 6.28 हो जाएगा, 284 पाई है ना, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.142 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 6.284 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 निकाल दो तो 10⁻³ बच जाएगा। टेस्ला, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, एक सोलेनॉइड है उसका लेंथ पाई मीटर है, ओके ठीक है, और 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर देके रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर होता है। पर सोलेनॉइड का डायमीटर तो शायद हमको लगेगा नहीं, हो सकता है रेडियस लगे, तो पहले से हम रेडियस निकाल के रखते हैं, आगे बाद में देखेंगे, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो देख लिया जाएगा। d/2 मतलब 5/2 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। इन डायमीटर हैज वाइंडिंग्स ऑफ 1000 टर्न्स, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1000 है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर करंट लग रहा है, सोलेनॉइड में जा रहा है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस, सेंटर पे इसके मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, हम देख चुके हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n इंटू आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, और करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू दिया नहीं क्या, हाँ 5 एम्पियर दिया हुआ है,
ठीक है, ये तो सिंपल हो गया यार, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे डायमीटर रेडियस किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू यहाँ पे 1000 है, डिवाइड बाय लेंथ का वैल्यू यहाँ पे पाई दिया हुआ है, इंटू 5 है। पाई और पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 से 20 हो जाएगा, 20 3 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 10⁻⁴, और 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला आ जाएगा, बात खत्म। डायमीटर रेडियस की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A solenoid of length 25 cm has inner radius of 1 cm and is made up of 250 turns of copper wire. Same question for a current 3 ampere in it, what will be the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? अब देखो हमें पता है कि भाई इसके रेडियस की हमको जरूरत नहीं है, इन्होंने दे के रखा हुआ है, पर पिछली गलती से हम सीख चुके हैं, तो हमको अब फंसाओगे तो हम नहीं फंसेंगे। रेडियस लेने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो आप रेडियस ऊपर ऐसे लिख दो कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ताकि डेटा आपका लिखा रहे, ताकि कोई ये सवाल ना उठाए कि आपने डेटा नहीं लिखा है। लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, 25 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा लेंथ, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस बार 250 दिया हुआ है, करंट आपका 3 एम्पियर दिया हुआ है, और आपको ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, या फिर म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे दिया है 250, करंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर, और लेंथ यहाँ पे इसका दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻²। तो 25 1s 25 10s, ये हुआ खत्म यहाँ पे, और 4 पाई इंटू 3 कर लेते हैं, तो 4 इंटू 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 37.7 दे देगा, और इंटू अब देखते हैं यहाँ पे 10 तो 10⁻�6 बचेगा, उसमें से भी 2 लोगे तो 10⁻⁴ बचेगा, तो ये 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। और एक डेसिमल पीछे कर लो 3.77, तो इंटू 10 करना पड़ेगा आपको, इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, तो ये हो जाएगा 3.77 इंटू 10⁻³ टेस्ला, दैट इज योर आंसर। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अ टोरॉइड, सोलेनॉइड से आ चुके हैं हम लोग टोरॉइड पे। अ टोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर has 1000 tons of wire for a magnetic field of 5 into 10⁻² Tesla along its axis. How much current is required to be passed through the wire? ठीक है भाई, इसका भी फॉर्मूला आप लोग को पता ही है कि B इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे डेटा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, म्यू नॉट एन आई होता है, और यहाँ पे n का जो वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई r होता है, r जो है टोरॉइड का रेडियस हो गया, इंटू आई होता है। वैल्यूज डाल लो, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देके रखा हुआ है 1000, तो आप यहाँ पे 1000 लिख सकते हो, और करंट यहाँ पे कितना ही आपको पता करना है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको देके रखा हुआ है 5 इंटू 10⁻²। ओके, बस हो गया। अच्छा, रेडियस भी तो है, हाँ रेडियस दिया है ना 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻² मीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर। तो रेडियस की जगह पे आप 2 पाई इंटू 10⁻1 मीटर लिख सकते हो, 2 पाई 1 है, 2 पाई 2 है, और 10⁻1 यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻³ बचेगा, तो 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 यहाँ पे जाएगा 4 3 10⁻³ आई बचेगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो आई का वैल्यू 5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 5 बाई 2 2.5 होता है, 2.5 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 एम्पियर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हो चुके हैं सारे समाप्त, और अब यहाँ पे आपको जो है एमसीक्यूज, 2-4 एमसीक्यूज है, मुझे लगता है एक ही एमसीक्यू था इस चैप्टर में, हाँ ये एक एमसीक्यू है, तो ये एमसीक्यू आप देख लेते हैं, उसके बाद ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया। अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड, तो एक स्ट्रेट रॉड है और उसका लेंथ 1 मीटर है, लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ 1 मीटर है, करंट इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर फ्लो हो रहा है, एंड इट इज लोकेटेड इन अर्थ्स इक्वेटर। देयर द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल विथ द फील्ड ऑफ 1.3 into 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है 1.3 into 10⁻⁴ टेस्ला है अर्थ का, जिसके अंदर ये रखा हुआ है, और ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। The magnitude and direction of the force on the rod when it is oriented so that current flows from west to east. चलो यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो करंट आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है,
और आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले हिस्से में जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो नॉर्थ साउथ थोड़ा सा प्लेन आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा, तब सही रहेगा, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे आप मानते हो, ऐसा नहीं है। देखो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है। तो ये आपका प्लेन है, तो ये आपका नॉर्थ और साउथ हो गया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो करंट है वो रॉड में कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, the magnitude and direction of the force on the rod when it is oriented so that current flows from west to east। तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आपका, ये करंट आई है वेस्ट से ईस्ट में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे बताओ, द मैग्नीट्यूड ऑन there the magnetic flux lines of the earth's magnetic field are horizontal with the field 1.3 into 10⁻⁴ from south से north तक, मतलब साउथ से नॉर्थ तक आपका मैग्नेटिक फील्ड दी जा रहा है, ठीक है। तो बी का डायरेक्शन देखना, आई का डायरेक्शन देखना। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप पकड़ लो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, जहां पे थीटा एल और बी के बीच का एंगल है, एल हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देख लो। अब देखो करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है साउथ से नॉर्थ, तो दोनों तो परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा और साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। तो आई का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एल का वैल्यू सॉरी आई का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड 1.3 इंटू 10⁻⁴। इससे तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 अगर आप करोगे तो 19.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आएगा। इसको आप 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन लिख सकते हो। पर ये फोर्स आपका कहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, पर फोर्स ऊपर लगेगा कि नीचे, इस आप क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे। तो राइट हैंड थंब रूल में हम लोग को फोर्स का वेक्टर अगर देखना है तो वो वेक्टर फॉर्म में आई एल क्रॉस बी होता है, एल क्रॉस बी, एल हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है, तो करंट एल क्रॉस बी, तो इसका मतलब आप देखो यहाँ पे। अब ये राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं मैंने थियरी में बताया है, तो आपको वहां से देखना होगा, क्योंकि इसमें आप इस वीडियो में पर्टिकुलरली थोड़ा दिखाना मुश्किल है, क्योंकि बोर्ड नहीं है मेरे पास, आपको पीछे सब कुछ दिख रहा है। तो आप अपनी उंगलियों को एल के डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में लेके चले जाओ, उसको घुमा के बी के पास लेके आओ, तो एल क्रॉस बी करोगे तो आपको अपने आप एल क्रॉस बी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स दे देगा, एल क्रॉस बी, और ऊपर के डायरेक्शन में यही आपका फोर्स का डायरेक्शन हो गया, तो ये अपवर्ड आएगा और आपका आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये वाला चैप्टर भी होता है खत्म, राइट। तो मिलते हैं बच्चों अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का। तो आपका 10th चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसका भी न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।